राहुल फोन पर किसी से बात कर रहे थे। आपसी वार्तालाप के अंशों को सुनकर निधि समझ गई कि बड़े दादा का फोन है और बात उसके मायके वाले घर की हो रही है। राहुल के रिसीवर रखते ही उसने बेचैनी से पूछा, क्या कह रहे थे दादा? देवरिया वाला मकान बेचना चाहते हैं। हाय पापा, नाना नानी वाला घर क्यों बिक रहा है? बेटी नायरा के मायूसी में लिपटे सवाल पर निधि भी भावुक हुई, तो राहुल बोले, अब इसमें बुरा ही क्या है? अम्मा बाबूजी रहे नहीं। घर पिछले 1.5 साल से बंद पड़ा है, कोई आता जाता भी नहीं। अब वहाँ क्या रखा है? निधि ने कमजोर आवाज में पूछा। और क्या बात हुई? केदार भैया, सुधा जीजी और वो स्वयं सपरिवार वहाँ 5 तारीख को पहुँच रहे हैं। दादा चाहते हैं हम भी सपरिवार 5 तारीख को देवरिया पहुँचें, पर मैंने कह दिया कि मैं अपनी जरूरी मीटिंग निपटाकर 8 की सुबह तक ही पहुँच पाऊंगा। निधि भरे मन से बोली, मेरा तो जाने का मन नहीं है। इतने समय पश्चात मायके में भाई बहन इकट्ठे हो भी रहे हैं, तो मकान बेचने के लिए। बाबूजी के जाने के बाद से तुम मायके को याद करती रही हो। जो ये मौका भी गंवा दोगी, तो इसकी कसक सदा बनी रहेगी। राहुल के कहने पर उसने मूक सहमति यह सोचकर दे दी कि मायके की डेहरी बिक रही है, इस क्षोभ के चलते भले कह दे, नहीं जाऊंगी, पर जिस घर में अम्मा बाबूजी से जुड़ी मधुर स्मृतियां हैं, वहां अम्मा बाबूजी को एक बार और महसूस करने जाना ही होगा, वरना अफसोस रह जाएगा। 8 तारीख की सुबह स्टेशन पर छोटा भाई केदार और बड़े दादा का बेटा अंशुल स्टेशन पर लेने आए। घर के गेट पर जहां बाबूजी उसका इंतजार करते दिखते थे, वहां बड़े दादा खड़े मिले। बड़ी छोटी दोनों भाभियां, सुधा जीजी जीजाजी आंगन में बैठे गप्याते और उनके बच्चे टूटी मुंगरी से क्रिकेट खेलते दिखे। निधि को आया देख बच्चे पैर छूने भागे। केदार ने जेब से का गेंद निकालकर बच्चों की ओर उछालते हुए कहा, ये 7वीं गेंद है। अब जो तुम्हारे चौकों छक्कों ने गेंद गुमाई तो अपनी निधि बुआ से मांगना। जीजी बच्चों के पक्ष में झट बोली, अब बच्चे हैं, करें क्या? कल से कह रही हूँ टीवी अच्छा भला लगा है, 2-4 दिन के लिए केबल कनेक्शन ले लो, तो ये शांति से बैठेंगे। केदार की पत्नी विशाखा, जीजी की बेटी सलोनी के साथ तश्तरी में पेड़े और शरबत लेकर आई और फिर शुरू हुई इन 2-3 दिनों में घर की जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हालत को दुरुस्त और पांव रखने लायक बनाने की दास्तां। सबने अपने अपने दिए सहयोग का विवरण दिया। बड़ी भाभी 3 फुट हाथ उठाती बोली, यहाँ इतनी ऊंची घास थी। बाबा रे बाबा पांव रखते जी कांपा। सब कटवाया है, धूल 3-4 परत तक जमी थी। हाय हाय कैसे साफ करवाया, हम ही जानते हैं। बर्तनों में जंग लग गए थे। वो तो अच्छा हुआ पुरानी काम वाली बाई गोमती मिल गई। बेचारी ने बर्तन घिसे, चीकट रसोई साफ की, तब जाकर खाना बनाने का मन हुआ। विशाखा ने भी जेठानी की हाँ में हाँ मिलाई। ये घर तो बिक रहा है ना मामा? नायरा ने पूछा, तो बड़े दादा सर हिलाकर बोले, बिकना तो है, पर खरीदार को मकान की वो दशा दिखा देते, तो वो 40% दाम वैसे ही गिरा देता। 3-4 लोगों से बात हुई है, परसों तक फाइनल करना है। ये बात तो है, साफ सुथरे मकान की कीमत बढ़ ही जाती है, जब बेचना ही है, तो घाटे का सौदा क्यों करें? जीजाजी के कहने पर निधि का मन टीस से भर उठा। पिछले 1.5-2 सालों से बंद घर अम्मा बाबूजी के न रहने से अब मकान बन चुका है। क्या उस जगह की कीमत लगाई जा सकती है, जहां उसका सबका बचपन गुजरा? जिस आंगन में सबके शादी ब्याह हुए, जिस घर से सबने सुखद भविष्य की ओर उड़ान भरी। निधि की आंखों में आंसू झिलमिलाए तो दादा बोले, देख निधि, घर बिकने का हम सबको भी दुहक है, पर कभी कभी प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेने पड़ते हैं। मायके की ये डेहरी बिक रही है, ऐसा क्यों सोचती है? हम तो हैं। तुम सुधा हमारे पास आना। जब तक हम हैं, मायका रहेगा। दोनों बुआ का मायका तो अरेंज हो गया, पर ताऊजी आपका और पापा का मायका कहाँ होगा? केदार के 7 साल के बेटे विहान के इस प्रश्न पर हंसी की फुलझड़ी छूट गई। तू बहुत बोलने लगा है रे छुटकू, बड़े दादा उसको गुदगुदाते हुए बोले, आज समय पर सो जाना, सुबह जल्दी उठना है। निधि की प्रश्नवाचक नजरें देख बड़ी भाभी बोली, अरे तुम्हारे दादा ने पहले तो हमसे जमकर काम करवाया, फिर आज तड़के मुझे जगाकर कहने लगे, कल गुरुवार है और पूर्णमासी भी,
क्यों न कथा सुन लें। कथा, निधि विस्मय से कह रही थी। गृह प्रवेश के समय पूजा कथा का विधान सुना था। घर बेचते समय कथा कौन कराता है? दादा बोले, जब भी यहाँ आता था बाबूजी कहते थे कि कथा सुनने की इच्छा है, कुछ हमारी लापरवाही समझो कि हम सुनकर अनसुना कर दिए। अब हो जाए कथा तो हमारे दिल का बोझ हट जाएगा। कुछ देर यहाँ वहाँ की गप्पे सुनकर निधि ने आंगन से भीतर प्रवेश किया तो मन गीला गीला सा हो गया। खिड़की की बाट पर अभी भी अम्मा बाबूजी की दवाइयाँ चश्मे रखे दिखे। ड्रेसिंग टेबल खोली तो अम्मा की मेकअप की बांस की बुनी पिटरिया दिखी। बिना दरवाजों की खुली अलमारी के खानों में पानदान दिखा। पीतल के पानदान को देख होंठों पर स्मित मुस्कान के साथ नायरा के बचपन की बिसरी बातें याद आईं। लगा अम्मा की आवाज यहीं कहीं से आई। क्यों रे निधि, मेरा पानदान कहीं देखा क्या? नायरा की शैतानी भरी धीमी धीमी हंसी और फिर अम्मा की झुंझलाहट कानों में बिखर गई। ए नायरा, तूने ही छिपाया है ना पानदान? हाँ नानी, मैंने छिपाया है और अब आपको पानदान नहीं मिलेगा। देखो कितने खराब हो गए हैं आपके दांत। याद है अम्मा का पानदान नायरा कैसे छिपा दिया करत? प्रश्नवाचक चिन्ह थी। जीजी का स्वर कानों में पड़ा तो उसने चौंककर पानदान से दृष्टि हटाई। उसके होंठों पर उदास सी मुस्कान देख जीजी बोली, उदास न हो, ये दिन कभी न कभी आना ही था। और क्या, कितने घर यहाँ बिकने की कगार पर हैं। जानती है पड़ोस की बिमला चाची जी भी नहीं रहीं, और उधर जो कांता आंटी रहती थी न, वो भी, और विदिशा धारा प्रवाह 6-7 परिवारों के बूढ़े बुजुर्गों के न होने की, उन घरों के बिकने की सूचना देने के साथ बताने लगी कि नहीं रहे बूढ़े बुजुर्गों के लड़के बच्चे मोहल्ले छोड़कर अपार्टमेंट और बड़े शहरों में चले गए। इस मोहल्ले में रह ही क्या गया है, इस ब्रह्मवाक्य के साथ वो रसोई की ओर चली गई। जीजी भी उनके पीछे पीछे चली गई। निधि घूम घूम कर घर देखने लगी। अम्मा बाबूजी की लोहे की अलमारी खोलकर उनके तहे कपड़े देखकर वो उंगलियों को कपड़ों में फिराने लगी। बाबूजी के बंद गले के कोट से वो कभी लिपटती तो कभी अम्मा की धोतियों को उठाकर कभी गाल तो कभी सीने से सटाती। लाओ अम्मा तुम्हारी अलमारी सुधार दूं। सचमुच उसके मुंह से निकल गया और वाकई वो पहले अलमारी फिर बक्सा खोल के बैठ गई। पुराने जमाने की साड़ियां वो कौतुक से देखती, उन्हें खोलती, फिर तह कर रख देती। तुझे कुछ चाहिए तो ले जा। बरामदे में बैठे दादा की सहसा आवाज आई तो वो आंसुओं को रोकते हुए मन ही मन बुदबुदाई, क्या क्या रखूं दादा? रात को खाना खाने के बाद मूंगफली चूंघते, हंसी मजाक और कहकहों के बीच पुराने किस्से सुने सुनाए जाने लगे। सभी बच्चे भी कौतूहल से बड़ों की बातें सुन रहे थे। उसी बीच केदार भैया एक संदूक ले आए और बोले, आज ऊपर वाली कोठरियां की सफाई से देखो क्या निकाले हम। जरा देखो, हमारी अम्मा क्या क्या कबाड़ इसमें धरती थीं। संदूक के खुलते ही उसमें से कपड़े के बने गुड्डा गुड़िया निकले तो जीजी विस्मय से चिल्लाई, हाय राम, अम्मा ये अभी तक ध री थीं। दादा मुस्कराए। निधि भी गुड्डे गुड़िया उलट पलट कर देखने लगी। बच्चों की उत्सुकता देख जीजी बोली, अरे इनका हम ब्याह रचाते थे। हम और निधि लड़की वाले बनते थे और बड़े दादा और केदार ठाठ से बाराती बनकर दावत उड़ाने आते थे। दावत मतलब असली वाली? किसी ने पूछा। और क्या निधि बोल पड़ी, अम्मा छोटी छोटी पूड़ियां हलवा आलू की सब्जी बनाती। पहले बाराती खाते फिर घरती। सब हंस पड़े। संदूक खंगाला जाने लगा। बचपन के ऊनी कपड़े, खिलौने, मेले से खरीदी बांसुरी, छोटे भैया का माउथ ऑर्गन, पुराने बल्ले, डायरी, स्कूल के बैच और जाने क्या क्या। देखो तो दादा का पहला बंद गले का कोट 9 साल की उम्र में बना कोट 17 साल तक पहने थे, फिर ये कोट 4 साल हम पहने। केदार कोट दिखाते बोले तो जीजी ने पतली मोहरी की पैंट उठा ली। ए छोटे की पैंट देखो जरा, बाबूजी इसे सिगरेट पैंट कहते थे। दादा एक फ्रॉक उठाकर निधि से बोले, तू कभी इतनी छोटी थी क्या? अरे ये क्रोशिया के टेबलक्लॉथ मैंने ही बनाए थे। जीजी अपने बनाए पीले पड़ गए मेजपोश को देख कुछ भावुक हुई। बच्चे संदूक से कुछ कुछ सामान उठाते और उसका इतिहास सुनकर हंसते जाते। बड़ी भाभी चिंतित मुद्रा में कहने लगी, अम्मा बाबूजी जो इतना पुराना सामान इकट्ठा किए हैं उसका सोचो क्या करेंगे। करना क्या है, कबाड़ में जाएगा।
विदिशा भाभी के कहने पर सलोनी जीजी से बोली, मम्मी कुछ चीजें रख लेना, जैसे ये गुड्डे गुड़िया और हाँ हाँ अम्मा कबाड़ इकट्ठा की, अब तुम कर लेना। इतनी सुंदर सुंदर गुड़िया हैं, वहाँ फ्लैट में कबाड़ की जगह नहीं। जीजी की बात पर केदार सहमति जताते हुए कहने लगे, सही बात है, मैंने तो भाई साफ कह दिया। 3 कमरों के फ्लैट में एक चीज लाओ तो एक बाहर करो। निधि जानती थी कि अम्मा को चीजें फेंकने में तकलीफ होती थी। उन्हें फेंकने से बचाने के लिए वो न को उस कोठरी का रास्ता दिखा देती थीं, जिसे साफ करने की कोई हिम्मत न दिखाता। चीजें बेजान थीं, पर उनसे जुड़ी यादें जीवंत थीं। देर रात तक आंखें मूंदे वो अम्मा बाऊजी के वजूद को महसूस करती रही। सुबह चहल पहल होते देख उसने आंखें खोलीं तो देखा जीजी दोनों भाभियां नहा धोकर तैयार थीं। बच्चों को भी जगाया जा रहा था। निधि उठकर बैठ गई तो देखा दादा और केदार फल फूल मिठाई के थैले लेकर आ रहे थे। वो जल्दी से उठ गई। पूजा के लिए सुबह की चहल पहल मन को भली लगी। 9:30 के आसपास पंडित जी आ गए थे। बैठे बैठे वो निर्देश देते रहे और दादा पैकेट से सामान निकाल कर देते रहे। रसोई से पंजीरी की सुगंध उठने लगी। आसपास के 2-4 लोग आ गए। मंत्रोच्चार, हवन से उठते धुएं, कपूर और गूगल की सुगंध मन को दिव्यता से भरने लगी। घर बिकने की नीरसता, उदासी मन से यकायक हटने लगी। यूं कहो कि लगा ही नहीं कि ये घर बिकने भी वाला है। समय से घर में बंद उदासी, निराशा, आरती, शंख घड़ियाल की गूंज से दूर हो गई। अड़ोस पड़ोस के गिने चुने पुराने लोगों को देख मन अभूतपूर्व प्रसन्नता से भर उठा। पूजा प्रसादी के पश्चात आपसी हालचाल लेने के बीच अब बच्चों के लिए यहाँ क्या रह गया है। वो तो हम बूढ़े जमे हैं तब तक, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं। मोहल्ला सिकुड़ रहा है, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। सिन्हा अंकल की निराशा झलकी तो मिश्रा अंकल की टीस भी बाहर आई। कई बिल्डर इस मोहल्ले को खत्म करने की फिराक में हैं। बाजू वाले 3 घर बिक गए हैं, पर कोई रहने नहीं आया। सुनते हैं बिल्डर यहाँ कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या व्यावसायिक मार्केट खोलेंगे। मोहल्ले की सिकुड़न को धार देकर सब चले गए तो उदासी फिर दबे पांव चली आई। निधि छत पर गई तो देखा वहाँ दादा पहले से ही मौजूद थे। निधि को देखकर बोले, घर बिक जाए उससे पहले सोचा क्यों न मन भरकर आसपास के नज़ारे देख लूं। निधि दंग थी सोचकर कि क्या दादा भी उसकी तरह घर को लेकर भावुक हैं। ये देखो, दोनों यहाँ बैठे हैं। अरे भूख नहीं लगी क्या? जी ऊपर आई तो वो भी बतियाने लगी। सब लोग कहाँ हैं? यह देखने केदार आए तो वो भी बैठ गए और छत की चहारदीवारी की ओर इशारा करके बोले, याद है इस दीवार के इस पार अम्मा और उस पार खड़ी मनोरमा चाची कितनी देर बतियाती थीं। सब हंस पड़े। पड़ोस की छत और उनकी छत के बीच एक दीवार थी। उसी दीवार से ही अपने अपने घरों में बनने वाले पकवानों का, संदेशों का आदान प्रदान होता था और बच्चे तो इसी दीवार से कूदकर दूसरी ओर चले जाते थे। वो घर बिक चुका था और ये बिकने वाला है। भावुकता से सबके मन सराबोर थे। आसपास के लोगों की बातें, होली दिवाली में होने वाले सामूहिक उल्लास हुदंग का जिक्र होता रहा। आज पूजा के कारण घर बेचने संबंधी कार्यों को विराम दिया गया, इसलिए सब फुर्सत में थे। सो देर तक किस्सा गोई चलती रही। दूसरे दिन सुबह से ही घर के सारे फर्नीचर, बर्तन, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर एक तरफ निकालकर सबने मन पर मन भर पत्थर बांध लिया। खरीदार आने शुरू हुए, पर सामान की क्या कहें। खरीदारों को तो घर की दीवारों, छतों से भी सरोकार न था। वो बस स्क्वायर फीट जमीन का मोल लगाते। अब आखिरी उम्मीद उस बिल्डर पर टिकी थी जिसने मोहल्ले के कई मकान खरीदे थे। वो आया और सरसरी नजर से घर को देखकर बोला, मकान बहुत पुराना है, छत, फर्श, दरवाजों का तो कोई मोल नहीं। ये सब तोड़े ही जाएंगे। रही बात सामान की तो 25,000 अतिरिक्त दे दूंगा। सिर्फ 25,000। बड़ी भाभी के विस्मय पर वो हंसा, इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। कबाड़ अपने रिस्क पर ले रहा हूँ। इस मोहल्ले के 6 मकान खरीदे हैं। 7-8 बूढ़े बुजुर्ग मकानों में हैं। 2-3 सालों में इनके निपटने के बाद ये मकान हमारे पास ही आने हैं। क्या करिएगा इतने मकान खरीदकर? विदिशा ने पूछा तो वो शेखी बघारते हुए बोला, अरे मैडम, बड़े बड़े प्लान हैं।
10 सालों में पहचान नहीं पाएंगी कि यहाँ कोई मोहल्ला भी था। वाह, तो यूं कहिए मोहल्ला की पहचान मिटाने में हमारी भागीदारी चाहिए। दादा की बात सुनकर उसने ठहाका लगाया। वो चला गया और दादा बाबूजी की आराम कुर्सी में पसर गए। 1-2 घंटे के बाद दादा ने सबको बैठक में इकट्ठा होने को कहा। सबके इकट्ठे होने के बाद गला खनखारते बोले, ऐसा आंगन हम में से किसी के फ्लैट में नहीं है। क्यों न इस आंगन का सुख भोगने के लिए हम साल में कम से कम एक बार यहाँ इकट्ठा हों। सोचता हूँ घर बेचने की जगह यहाँ किराएदार रखें, जिससे घर की देखभाल हो और दिया बाती भी जले। क्यों, कैसा रहेगा? अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। बच्चे तुरंत खुशी से उछल पड़े। मम्मी मौसी के साथ बड़े मामा छोटे मामा का मायका भी बच जाएगा। नायरा नन्हे विहान से बोली, तो जिनके चेहरे पर असमंजस के भाव थे वे भी मुस्करा दिए। शीघ्र ही बड़े दादा के इस विचार के प्रति सहमति बन गई। घर से जुड़ाव तो सभी महसूस कर रहे थे कि घर के कबाड़ में दरदीवारों के आलों, छतों, फर्श में बचपन की बेशकीमती यादों की संपदा गड़ी थी। उन्हें चाहकर भी खोदकर ले जाना मुमकिन नहीं। कोरी भावुकता के चलते ही सही, यादों की छांव में पल दो पल बिताने का, अपने बुजुर्गों की डेहरी आंगन को बचाने का फैसला घाटे का तो नहीं था। उनको आपस में हंसी खुशी बोलते बतियाते देख क्या पता अम्मा बाबूजी का अदृश्य आशीर्वाद इस आंगन में बरस जाए।